कथा सागर के नाम से देश भर में ये कार्यक्रम लोकप्रिय हो रहा है। इसमें कुसुम खेमानी जी से लेकर के जितने भी बड़े साहित्यकार हैं, ममता कालिया हैं, आलोचक हैं, हमारे मित्र रूप सिंह चंदेल जी, वरिष्ठ साहित्यकार शिव जी हैं, और ये सब जुड़ चुके हैं। और युवा कथाकार भी, और शैले मेरे बड़े अच्छे परिचित हैं, मित्र हैं, बहुत अच्छे कवि भी हैं, कहानीकार भी हैं, और आजकल उपन्यास भी लिख रहे हैं मेरे मित्र। और करता हूँ स्वागत राम जायसवाल जी, मेरे अजमेर में पड़ोसी भी हैं और बहुत सम्माननीय कथाकार हैं। उस वक्त जब हम सब ज्यादातर युवा लोग पैदा नहीं हुए थे, तब से जायसवाल जी धर्मयुग में, साप्ताहिक हिंदुस्तान में निरंतर छपे हैं। इसके अलावा अपर्णा गंगोपाध्याय हैं, और बहुत अच्छी लेखिका हैं, सहज योग भी करती हैं और साथ में फिल्मों के लिए स्क्रिप्टिंग भी करती हैं मेरी तरह से। मैं आप पांडे हैं, उत्तराखंड से हैं, ये भी शायद जिला अल्मोड़ा की ही हैं। बहुत अच्छी लेखिका हैं और बहुत अच्छी इंसान भी हैं। कर रहा हूं उनकी बिहाफ पे हमारी युवा लेखिका मीना पांडे जी को। आप गाजियाबाद की हैं और बहुत ही अच्छी साहित्यिक पत्रिका सर यहाँ मैं सृजन से क्या है वो अपना कहानी पाठ करेंगी। और मीना जी की कहानी पर जो हमारे आलोचक द्वय नहीं आए हैं, राजेंद्र शर्मा जी जो प्रगतिशील वसुधा भोपाल के अभी संपादक हैं, वो टिप्पणी करते, अब उसकी बिहाफ पे ये जिम्मेदारी शिव कुमार शिव जी को है कि वो टिप्पणी करेंगे मीना जी की कहानियों पर, जो 10 मिनट में मीना जी पूरी करेंगी। मीना जी स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संदीप अवस्थी जी। मेरी आवाज क्लियर है, मुझे बताएंगे? हाँ। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी कहानी का शीर्षक है परित्यक्ता। दुर्गा तुलसी में जल चढ़ाने खिड़की में आई तो हंसी को बाहर आंगन पर बैठे देखा। दुर्गा को देखते ही हंसी ने अपनी दोनों बाहें लंबी कर हथेली जोड़ दी। देखकर भी अनदेखा कर गई दुर्गा। जल चढ़ा बड़बड़ाती हुई भीतर रसोई घर में चली आई। सुबह सवेरे इसकी मुखड़ी दिख गई, पूजा पाठ सब चौपट। हंसी तरसती आंखों से कभी चाक से उतरती सीढ़ियों को निहारती, कभी खिड़की को, जाने कहां से पंडितायन बासी रोटी और सुपारी जितना गुड़ उसकी तरफ उछाल जाए। दुर्गा देर तक नहीं आई तो आंगन पर कुछ आगे आकर हंसी चिल्लाई, ए बामणी! गहरा रंग, पतली दुबली देह पर सूखी फटी धोती, सर पर काने ऊनी कछुए से झांकते उलझे बेतरतीब बाल। हंसी जानती थी कुछ रूखा सूखा मिलेगा इन्हीं एक दो घरों से, बाकी घर तो उसे दूर से आता देख पशुओं की तरह हाँक देते हैं। ये सब समझती थी हंसी। भूख, प्यास और प्रेम की समझ तो जानवर में भी होती है, और फिर हंसी को तो इंसान का जन्म मिला था। अच्छी भली काया, 2 साबुत हाथ पैर, सब कुछ तो दिया था भगवान ने, मगर जाने क्या खेल रचा करनी ने, अच्छी भली औरत को पगली कहने लगे गांव के समझदार लोग। आपके आवाज अनसुनी ना कर सकी दुर्गा रात की बासी रोटी पर गुड़ की डली रख सीढ़ी पर से नीचे उसकी फैलाई हथेली पर छोड़ आई। हंसी के सूखे होठों पर दयनीय मुस्कान दौड़ पड़ी। एक घूंट चाय और पिला दे बामणी, मुंह सूखा जा रहा है। बस बस अभी जा यहाँ से, दोपहर में चाय बनाऊंगी तब आवाज दे दूंगी। दुर्गा दयालु थी मगर समझती थी उसे ज्यादा मुंह लगाया तब कल चाक तक आकर बैठ जाएगी। और फिर अभी हरिकृष्ण जोशी नहीं थे घर पर, नहीं तो दुर्गा को उनकी 2 बातें सुननी पड़ती सो अलग से। मगर उस अभागी से आंखें मूंदती भी तो कैसे? ऐसा निष्ठुर गांव है, इनकी अपनी बेटी होती कभी क्या ऐसे ही मुंह फेर लेते? कभी कभी बड़ा तरस आता दुर्गा को उस पर। गांव की ही बेटी है, बचपन से हंसते खेलते देखा है उसे, आज उसका अपना भाग्य उसे धोखा दे गया। अब गांव वालों के लिए जैसे उसका मुंह देखना भी पाप हो गया था। जब भी हंसी को देखती दुर्गा के हाथ अनायास ही सामने ओखली गांव की तरफ उड़ जाते। जर पड़े इसके ससुरालियों के सर, अच्छी बली ब्याह कर ले गए और पगली बना छोड़ गए, दोबारा मुड़कर खबर तक न ली। ओखली गांव की राह 2 राहे पर मिल जाती घसियारिनों से,
सारी पिशाच लीला सुन रखी थी दुर्गा ने हंसी के ससुरालियों की। बेचारी का गहरा रंग अभिशाप बन गया उसके लिए। ब्याह के बाद कुछ माह तो सब ठीक चला, पर धीरे धीरे पति को उसका सांवला रंग अखरने लगा। गाहे बगाहे उसे गहरे रंग के लिए उल्हाना देता, माँ बाप को बिना पसंद के ब्याह के लिए कोसता। 8-9 महीने हुए अभी ब्याह को। एक दिन अचानक उसका पति घर परिवार छोड़कर जाने कहाँ चला गया। किसी ने कहा जोग ले लिया, कहीं उड़ती खबर आई शहर में दूजा ब्याह रचा बैठा है। घर वालों ने बहुत ढूंढ खोज की, संदेश भिजवाए, मगर बेटा दोबारा घर लौट कर ना आया। हंसी छोड़ी हुई औरत का तमगा चिपकाए बेमन पहाड़ सा जीवन जीती रही। जिसके भरोसे इस घर में आई थी, उसने ही मुंह मोड़ लिया, सास ससुर से क्या उम्मीद। पशुओं को भी न भुगतना पड़े, उस मासूम ने भोगा। दिन भर बैलों की तरह खेतों पर पिली रही। शाम को सास के तीर से चुपके ताने सुने। 3 महीने की गर्भवती थी, पति छोड़ गया। दिन रात काम कराकर भी सास सूखी रोटी तक को तरसा देती। 6 महीने का गर्भ भी बर्बाद हो गया। बस फिर क्या था, उल्टा कहकर बालों से घसीटती हुई सास गांव के बाहर मायके को जाते रास्ते तक धकेल आई। भूखी प्यासी जेठ की भरी दोपहरी में खड़ी चढ़ाई चढ़कर मायके पहुंची। अस्त व्यस्त कपड़े, बिखरे बाल, जितनों ने देखा उतनी बातें। बाप तो धपक लगा बैठा। महीने भर भी जीवित नहीं रहा उसके बाद। दालानों गधेरों में अकेली बैठी अपने भाग्य को कोसती रही। भाई जो बाप के ना हुए वो उसके क्या होते, और भाभियों ने तो पीछा छुड़ाने के विचार से पागल ही घोषित कर दिया। तरह तरह की बातें कहकर उकसाते। कुछ करते ना बनता तो पत्थर उठा फेंकने लगती बेचारी। गांव के बच्चे पगली पगली कह चिढ़ाते, लकड़ीले पीछे दौड़ती। छैले बाके असहाय देख परेशान करते तो गालियां दे पीछा छुड़ाती। इसीलिए अच्छी भली औरत गांव वालों के लिए पगली हो गई। बिना बात के कभी किसी को परेशान नहीं किया उसने। दुर्गा पंडिताइन की दी हुई बासी रोटी और गुड़ अपनी मैली कुचैली धोती में बांध अगल बगल के 1-2 घरों में भी गुहार लगा आई हंसी। वो अच्छी तरह जानती थी आज और कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है, फिर भी बेमन वो खाना पूर्ति कराई। जब सांठगांठ है इन बामणियों की। वैसे तो आवाज मार मार गला रुध जाए तभी सुनी अनसुनी कर देती हैं, मुंह से चूं तक नहीं करती, मगर जाने कहां से आंख लगाकर देखती हैं। मजाल है जो एक घर से कुछ रूखा सूखा मिल जाए तो दूसरी अपनी गांठ ढीली करे। बड़बड़ाती हुई हंसी गांव के बाहर जाती पगडंडी पर आधा किलोमीटर चलकर नीचे की तरफ एक पुराने नौले पर आ गई। नौले के पास वाले पीपल के बड़े पेड़ के नीचे जगह जगह से फटे कंबल और पुराने कपड़ों की एक पोटली के सिवा कुछ न था। यही उसका घर था। वक्त बेवक्त औरतें सूखी रोटी का लालच दिखा उसे खेतों में जोते रहती। कम हुआ तो शादी ब्याह में जूठे बर्तन साफ करती, जाकर 2 वक्त पेट भरने को कुछ रूखा सूखा मिल जाता। काम से फारिग हो वो दिन भर यही पेड़ की छांव में पड़ी रहती और शाम ढले नौले के भीतर लेती। मिट्टी के टूटे मटके में उसने नौले से थोड़ा सा पानी भरा और पानी की घूंट के साथ सूखी रोटी निगल गई। गुड़ का टुकड़ा उसने गांठ से नहीं उतारा। कौन जाने रात पानी के साथ गुड़ निगलकर ही रात गुजारनी पड़ जाए। कहते हैं पीपल के नीचे भूत प्रेत रहते हैं, जाने उसे ही क्यों छोड़ दिया इन भूत पिशाचों ने। इन नर पिशाचों से ज्यादा तो निर्मम नहीं होगा वो। कभी अकेले में खुद से खींच कह उठती हंसी, मगर ऐसा अब कम ही होता था। कई दिनों से उसने कहना, सोचना, महसूस करना छोड़ दिया था। मानो औरों की तरह ही उसने भी स्वयं को पगली मान लिया था। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी आ रही है जी। एक बहुत ही स्त्री मन और जीवन की कहानी आपने सुनाई, और इसके ऊपर तो समीक्षा के लिए शिव कुमार शिव जी को निमंत्रित मैं करती हूँ कि मीना जी की कहानी पर वो एक टिप्पणी करे। शिव कुमार सर जी, आप जी मैं शुरू कर सुन पा रहे हैं? हाँ, बता रहा हूँ। कहानी, ऐसी कहानियों को हम कहते हैं तलछट की कहानियां। माने जब किसी चीज को छानते हैं या किसी चीज का गाद जो है वो गाद जो नीचे बैठ जाती है उस गाद की बात करना। मतलब 3 हिस्सों में कहानियों को बांटा गया है।
उच्च वर्ग की कहानियां हैं, दूसरी जो है निम्न वर्ग की कहानियां हैं, तीसरी दरिद्र वर्ग की कहानियां हैं। ये दरिद्र वर्ग से भी नीचे उतर कर तलछट की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। और सबसे बड़ी बात है कि लेखिका ने 3 पहलू जो हैं अलग अलग, उन तीनों पहलुओं पर अलग अलग बात की है। एक तो दरिद्र की पहली निशानी होती है करूपता, और वो करूपता में पहले वो सवाल करती है कि उसका रंग सांवला है, उसको घर से निकाल दिया गया है। फिर दूसरी बात वो करती है कि वह सृजन की शक्ति रखती है, 3 माह की गर्भवती है, फिर भी उसको निकाल दिया जाता है। तीसरी बात जो है वह बड़ी अद्भुत है, जो कि अगर कविता के बिंब में कही जाए तो ये कहा जा सकता है कि लेखिका ने बहुत ही चतुराई से काम लिया है, बहुत ही श्लिष्ट और शैलीबद्ध कहा है कि वह पीपल के पेड़ के नीचे जाती है जहां कहती है कि भूत और प्रेतों का वास है, काहे ये भूत प्रेत में मैं प्रेत क्यों नहीं बन जाती, और वो शायद इस बात को महसूस करती है कि वह अभी के जीवन का प्रेत बन चुकी। कहानी बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी का दर्द जो उसका जो अपना मनोविज्ञान होता है उसको लेखिका ने बहुत अच्छे ढंग से जिया है। कहानी बहुत अच्छी है, बधाई है। यूजर आईडी और पासवर्ड भेजिए। देखिए कोई खुल रहा तो आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। करोड़ी है यार। धन्यवाद सर। अभी अभी हमारे बीच राजेंद्र जोशी जी जुड़े हैं। सर अब आप जुड़ पाए हैं, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और अभी अभी शिव कुमार शिव जी ने मीना जी की कहानी पर बहुत ही अच्छी समीक्षा की, और मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी इस कहानी के ऊपर अपनी तरफ से कि यह कहानी निश्चित रूप से अपने भीतर कहीं ना कहीं एक और तथ्य को छुपा के चलती है कि जितनी त्रासद स्थिति से वह स्त्री गुजर रही है उसमें एक पुरुष की खूबसूरती के प्रति चाह और हमारे समाज की जो एक निम्न स्तर की सोच है वो सब कुछ तो मायने रखती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्त्रियां हैं वो भी उसके इस हालात की जिम्मेदार है। क्योंकि आप देखिए तो भाभी के रूप में, सास के रूप में, अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं उसके जीवन को उस नारकीय स्थिति में ढकेलने से बाज नहीं आती। उसे पागल करार देने से लेके भड़काव तक की स्थिति में ढकेलने वाली जो है वो स्त्री ही है। तो इस बिंदु पे भी हमें विचार करना चाहिए कि स्त्री ही कहीं ना कहीं नारी ही नारी के कष्टों का कारण भी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी इस